अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंजाब की जो सूरत हाल है। वहाँ पर हमने देखा कि जब से वहाँ पर एक करारदाद और वोटिंग हुई नए मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के लिए, और उसके बाद से जो एक सियासी बेयकीनी थी, सियासी अबहम और सियासी बहरान जो था, वो अब तक उसी तरह बरकरार है। बार बार लाहौर हाईकोर्ट को उस मामले के ऊपर मुदाखलत करना पड़ी, फिर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक ही वोटिंग होती है। और उसी के दौरान हमने देखा कि पंजाब के वज़ीर आला पंजाब जो मुंतखब होते हैं वो हमजा शहबाज शरीफ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मामला अभी तक जो है, जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें सियासी बहरान और अभाम जो अब तक बरकरार है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी वजह यह है कि अब तक नई काबीना सामने नहीं आ सकी है। नई काबीना में कौन कौन से लोग होंगे, किस किस को क्या मिलेगा, ये नाम अब तक नहीं आ सके हैं सामने, ना ही काबीना बन पाई है। और इसके साथ साथ दूसरा जो अहम मसला था वो ये कि अब तक गवर्नरशिप के लिए क्योंकि बातें ये की जा रही थी, जब तहरीक अदम एतमाद के लिए विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब इत्तेहाद हुआ, उसमें यह बात तय कर ली गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पंजाब की जो गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी, और जिसके ऊपर इत्तफाक भी किया गया था। लेकिन अब हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, और कुछ जो दीगर जो नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी वो किसी हद तक उस नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब इस नई मखलूत हुकूमत के लिए एक मुंतखब करना, उसको तैनात करना अहम चीज़ है। उसकी वजह यह है कि अगर जो तमाम जो मामला है मुनहरिफ अरकान का, ये तमाम मामला अदालत उज़्मा में है, और जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं वो भी इन्हीं मुनहरिफ अरकान की वजह से ही हुए हैं। तो फिर ये बात सामने आती है कि अगर अदालत की जानिब से ऐसा कोई फ़ैसला आ गया मुनहरिफ अरकान के हवाले से, तो काफ़ी हद तक जो मामला है उसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं कि अदालत जब ये फ़ैसला सुना देगी, और फिर उसके बाद गवर्नर पंजाब को अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक ये करना होगा कि तमाम तर जो मामला है, यानी कि वज़ीर आला पंजाब को ये कहना पड़ेगा कि आपको एतमाद का वोट लेना है। तो उस सूरत के अंदर फिर अगर वो मुतलका जो तादाद है वो अगर नहीं होगी, तो यकीनी तौर पर जो दीगर होंगे जिन्हें हिमायत हासिल होगी वो बन सकते हैं। और तमाम सूरत हाल के ऊपर इसीलिए जो नई मखलूत हुकूमत है वो ये चाहती है कि अदालत उज़्मा इससे पहले कोई अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है या मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला अहम आ जाता है, तो उससे पहले पहले गवर्नर पंजाब अपना लगा दिया जाए, ताकि वो कॉल ना दे सकें कि वज़ीर आला पंजाब के पास अक्सरियत नहीं है, और इसी बिना के ऊपर वो वोट लें दोबारा। ये एक बड़ी वजह है। लेकिन देखना यह है कि पंजाब की सूरत हाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम लिंक करेंगे महंगाई की सूरत हाल को भी, क्योंकि महंगाई काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। और इसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, तो उनके ऊपर तनकीद ज़रूर की जाती थी कि आप तो यानी बात की जाती थी कि गवर्नेंस के मसाइल नहीं है, अदम इस्तेहकाम का बड़ा एक मसला है कीमतों के अंदर, गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं है, और रोज़मर्रा शेख और नौश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, करप्शन बढ़ चुकी है। तो अब जो एक नई मखलूत हुकूमत बनी है, ये ख़ुद को बड़े तजर्बाकार भी कहते हुए नज़र भी आते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इन्हीं जमातों की हुकूमतें भी रही हैं, विफाक में भी, सूबाई सतह के ऊपर भी। तो फिर ये हुकूमत क्यों मसाइल आवाम के हल नहीं कर पा रही है, चाहे आटे की कीमतें हों, दालें हों, चावल हों, गोश्त हो, या जो भी बुनियादी अशय खुरनोश है जिनका वास्ता तमाम ही तबकात से आवाम के पड़ता है, उनकी जो कीमतें हैं उनके अंदर इस्तेहकाम नहीं आ रहा है, रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहा है। पंजाब में संगीन सूरत हाल है, गंदम का बहरान आने को है, क्योंकि उससे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ये देख लिया था कि खाद का बहरान पैदा हुआ था, खाद ब्लैक में बिकी थी मार्केट के अंदर, और आम जो किसान है उनको नहीं मिल सकी थी। तो उसी वक्त ये बातें हो रही थी कि आने वाले दिनों में गंदम का बहरान आ सकता है। यकीनी तौर पर इस हुकूमत को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये नाकामी और नाअहली हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूर कह सकते हैं कि वो खाद के बहरान को बेहतर अंदाज से डील नहीं कर सके हैं। लेकिन यकीनी तौर पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से वो इस चीज़ को कैश ज़रूर करेंगे कि इन्होंने गंदम का जो बहरान है उसको भी अपनी एक नई मखलूत हुकूमत में बढ़ा दिया है।
और इसी हवाले से हमने देखा है कि गंदम के बहरान के हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी हुई, जिसके अंदर एक ये सवाल था कि गंदम का बहरान भी आ रहा है और ये यकीनन बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में ही इसके आसार हमें नज़र आ गए थे खाद के बहरान की वजह से, तो आप कैसे डील करेंगे? जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी ये कहना था कि नालायकी और नाअहली की कीमत हम भुगत भी रहे हैं और हमें चुकाना भी पड़ेगी। 3 मिलियन टन कम अज़ कम गंदम जो है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी और तभी हमें जो आवाम की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना होगा। ये भी मुकम्मल तौर पर एश्योर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी जब ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ये कहते हुए नज़र आए थे कि पता ही नहीं चल रहा कि गंदम कहाँ चली गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सब हमारे सामने हैं। इस बार देखेंगे कि जो नई हुकूमत है वो कैसे इसको डील करती है। फिर हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से भी। उन्होंने जिस तरह से कल जलसे में एक बार फिर से बात की है, कुछ इदारों के हवाले से बिलवासा बातें की गई हैं और जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया है इस नई मखलूत हुकूमत को भी, इन तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। इदारों की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि इदारों को कम अज़ कम ना लिया जाए, इन तमाम हवाले से सियासी सतह के ऊपर ना डिस्कस किया जाए। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले हनीफ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा पंजाब की सूरत हाल क्यों अब तक काबीना उस तरह से नहीं बन सकी है और गवर्नर्स जो नहीं अभी हुआ तय कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये क्या वजह है? सियासी जो बहरान है पंजाब में वो क्यों अब तक ख़त्म नहीं हो पा रहा? बहुत शुक्रिया आपका रजा साहब। पंजाब में जो सियासी बहरान की जो बड़ी वजह है वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर का होना और चौधरी परवेज इलाही का स्पीकर का होना है। आपको पता है कि जिस तरह से हमजा शहबाज शरीफ का इंतखाब हुआ वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ। फिर उसके बाद ओथ लेने का मसला हो गया, बार बार हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद गवर्नर पंजाब ने उनसे ओथ नहीं लिया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली को ओथ लेना पड़ा। और उसके बाद काबीना की तश्कील है। ज़ाहिर है यहाँ पे इत्तेहादी जो है हुकूमत के उनके साथ मामला हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे और जिन्होंने साथ दिया है नून लीग का, उनको भी एडजस्ट करना है। तो ये सारे मराहल तय हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला ऑलमोस्ट तय हो गए हैं। जो कुछ चीजें बाकी हैं वो एक आध दिन में फाइनल हो जाएंगी। लेकिन असल जो चैलेंज है वो इस वक्त गवर्नर और स्पीकर की तरफ से यहाँ पे पेश आ रहा है। पंजाब की जो नुज़ाइदा हुकूमत है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो समरी भेजी हुई है गवर्नर की तब्दीली के लिए, तो ये समरी क्योंकि वो आईनी मुद्दत है एक प्रेसिडेंट के पास, उसको वापस भेज के 25 दिन ज्यादा से ज्यादा लिए जा सकते हैं। तो अब इसी इंतजार में है पंजाब की हुकूमत कि ये मुद्दत पूरी हो और गवर्नर तब्दील हो और फिर नया गवर्नर का तकर्रर किया जाए और फिर नया जो गवर्नर है वही ओथ लेगा कैबिनेट से और फिर इस तरह ये मराहल जो है वो पंजाब में हुकूमत साजी के वो कंप्लीट होंगे। लेकिन फिलहाल ये बहरान जारी है और एक बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए। हमजा शहबाज अगर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं लेकिन वो अपनी कैबिनेट बनाकर उसको गवर्नमेंट को फंक्शनल उस अंदाज में नहीं कर पाए जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से अभी तक कोई नाम सामने आ सके हैं कि अगर काबीना चूँकि बननी तो है, आज नहीं तो कल बननी तो है, इस बहरान को डील करना होगा इन्हें, तो किस हद तक जो इत्तेहादी हैं या बिलखुसूस अगर बात की जाए अलीम खान ग्रुप की या जहांगीर तरीन ग्रुप की, तो किस हद तक ये अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि वो हिस्सा मांग रहे हैं या कौन सी वजारतें वो ये चाहते हैं कि उन्हें मिले या फिर वो नहीं आना चाहते फ्रंट फुट के ऊपर और विफाक में ही रहना चाहते हैं? पंजाब में जो हुकूमत का मेजर पोर्शन है वो मुस्लिम लीग नवाज के पास ही रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव उनका है। और गवर्नर के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि गवर्नर उनका लिया जाए और इस हवाले से पहले मखदूम अहमद महमूद का नाम भी आता रहा कि उनको गवर्नर पंजाब बनाया जाए, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये था। लेकिन अभी जो नेगोशिएशन हो रही हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें बलीगुर रहमान साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका भी नाम आ रहा है कि बलीगुर रहमान साहब को नया गवर्नर पंजाब बनाया जाएगा।
तो बलीगुर रहमान अगर गवर्नर पंजाब बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पहले पंजाब का नून लीग के पास है, तो फिर पीपल्स पार्टी को 4 वजारतें दी जाएंगी पंजाब में। ये जो फार्मूला तय हुआ है कि जिनमें 2 मशीर होंगे और 2 वजीर होंगे, और इन को कौन सी वजारतें दी जाएंगी इस पर आज मुज़ाकरात होंगे पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन के नून लीग के साथ। और इसी तरह जो अलीम खान ग्रुप है और असद खोखर ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनको भी वजारतों में अकोमोडेट कर लिया जाएगा। उनके साथ ऐसा कोई मुस्लिम लीग नून का कोई बहरानी कैफियत नहीं है या कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है जो सेटल ना हो। मेजर पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है मरकज में भी और यहाँ पे भी, और ये सारी मूवमेंट में पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे रही है और उसने हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को वजीर आजम और वजीर आला बनाने में बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया है। इसलिए मुस्लिम लीग के लिए ज्यादा मैटर पीपल्स पार्टी करती है कि उसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहे। तो मेरा ख्याल है कि आज उनके साथ भी मामला फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ये एक और जिस चैलेंज का सामना है वो ये भी है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका केस भी कोर्ट में है अभी तक, उसके हवाले से फैसला नहीं हुआ। और अगर कोई वहां से कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो फिर ये पंजाब की हुकूमत डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अगर फैसला को एंटी आ जाता है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, तो फिर यहाँ पे चूंकि मरकज में तो मुनहरिफ अरकान के वोटों की जरूरत नहीं पड़ी थी नई हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन यहाँ पंजाब में मुनहरिफ अरकान के वोटों की जरूरत पड़ी और उनके वोटों से ही चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं पंजाब के। अगर वो नाअहल हो जाते हैं अदालती फैसले की रूह से तो फिर ये पंजाब में अपनी अक्सरियत खो देंगे और फिर जो चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई के लोग हैं वो मिलके जब बनाएंगे तो उनकी तादाद जो है वो इस हुकूमत की तादाद से, इन अरकान की तादाद से ज्यादा हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। इस वक्त उस फैसले के हवाले से भी एक तशवीश पाई जाती है कि क्या फैसला आएगा। दूसरे नंबर पे पंजाब में सबसे बड़ी रुकावट स्पीकर और गवर्नर का जो ऑफिस है वो हुकूमत के रास्ते में रुकावट है, और ये स्पीकर और गवर्नर हर तरह की रुकावटें खड़ी कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की तश्कील में और उसके फंक्शनल होने में। दूसरी जानब अवाम का एक प्रेशर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवामी राब्ता मुहिम जारी है और उसका भी एक प्रेशर है, और हुकूमत से फौरी तौर पर कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है मरकजी हुकूमत से भी और पंजाब से भी। और आपको पता है कि महंगाई की सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, और ये सारे के सारा जो कारकर्दगी का बोझ है वो उठाना पड़ रहा है इस नई हुकूमत को, जो अभी पूरी तरह बन ही नहीं पाई और फंक्शनल भी नहीं हो पाई। लेकिन ये सारे मामला जो हैं इससे आम आदमी जो है वो ज्यादा देर इंतजार करने की मूड में नहीं है। वो ये समझता है कि जब इन्होंने इक़्तिदार लिया है तो इनको डिलीवर करना चाहिए। अब आगे इक़्तिदार के हसूल में और इक़्तिदार के फंक्शनल होने में क्या मसाइल हैं ये हुकूमत को फेस करना होंगे। और इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक लगता नहीं है कि उस तरह से मुकम्मल तौर पर ये नहीं कर सके हैं तैयारी या सदर को तब्दील कर हनीफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा, मुझे साहब ने ये बताइएगा कि जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अवाम का भी प्रेशर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसों की जो सियासत है उसको दोबारा से शुरू कर दिया, तो पंजाब एक फैसला कुन सूबा होता है, तो वहाँ पर अगर आपने वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवानी थी और अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाना था, तो इनके क्या तमाम इत्तेहादियों के या सियासी जमातों के जहन में नहीं था जो कल तक अपोजिशन में थी कि हमें गवर्नर की तरफ से या स्पीकर की तरफ से मुश्किलात आ सकती हैं, हमें उनको कैसे डील करना है, या फिर ये अभी इनको इन तमाम चीज़ों का पता चला है और अभी इसमें काफ़ी हद तक वक्त भी लग सकता है और वो तो ये चाहते हैं कि जितना ताख़ीर हो और उतनी बेहतर होगी और उन्हीं को इनको डिलीवर ना करने दिया जाए, इनकी गवर्नेंस को बेहतर ना होने दिया जाए? ये जब तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई थी तो चीजें इब्तदा में कुछ और शक्ल में थी, बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इसमें नई नई चीजें सामने आती गई। आपको याद होगा
कि यही चौधरी परवेज इलाही थे जो पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन गए थे। उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यही चौधरी परवेज इलाही एक दिन इतनी बड़ी रुकावट बनेंगे कि पंजाब का इलेक्शन ही बार बार डिले होगा और फिर कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन होगा, और इस तरह की सिचुएशन का किसी को अंदाजा नहीं था। मेरा ख्याल चौधरी परवेज इलाही को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब वो चीजें आगे बढ़ी, चौधरी परवेज इलाही फिर उम्मीदवार ना रहे, उस वक्त की ऑपोजिशन के वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार बन गए, तो फिर चीजें और तरह से तब्दील होना शुरू हो गई। फिर आप देखें कि तहरीक इंसाफ के गवर्नर सिंध जो है वो उन्होंने इस बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि वो एक ऐसे वजीर आजम को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, उनको वेलकम नहीं कह सकते, जिनके खिलाफ उन्होंने एक मूव चलाई है और जिनको वो बकौल उनके चोर और डाकू समझते हैं। और ये तहरीक इंसाफ का स्टांस रहा। वहां पे तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर है उसने इस्तीफा नहीं दिया। एक ही पार्टी की पॉलिसी दो जगह पे मुख्तलिफ रही। अगर वो गवर्नर वजीर आजम के साथ नहीं चल सकता था और उसने रिजाइन कर दिया, तो ये गवर्नर भी तो पीटीआई का था, इसको भी रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे इक़्तिदार की इस तरह का रुकावटें डालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफाद में था, इसलिए उन्होंने इस गवर्नर को यहाँ पे रखा। और ये गवर्नर ना सिर्फ इमरान खान साहब की एडवाइस पे रहे और उन्होंने अपने उस असूल को तब्दील कर दिया यहाँ पर पंजाब में कि जी हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकेंगे। मरकज में भी आप देखें कि वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे दे दिए। खुद जो इमरान खान साहब है वो असेंबली में नहीं आ रहे, वहाँ पे अरकान असेंबली ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन यहाँ पे इस्तीफे नहीं दिए। तो इसलिए इनका असूल हर जगह पे डिफरेंट होता है। जहाँ पे इस्तीफा देना मुफाद में हो वहाँ पे इस्तीफा दिया जाता है, जहाँ पे इस्तीफा देना ना देना मुफाद में हो वहाँ पे ना दिया जाता। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। अब जिस तरह की सिचुएशन बनी, उस वक्त जब ये मूव चल रही थी तो चौधरी सरवर थे गवर्नर पंजाब, तो ये भी किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि चौधरी सरवर को भी अचानक बरतरफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो जब एक नया गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो एक पुराने पीटीआई के कारकुन है और अब तक नजरअंदाज होते रहे पीटीआई में, कभी आला क़यादत की तरफ से उनको घास नहीं डाला गया था, अब उनकी जरूरत पड़ी तो उनको उठा के गवर्नर पंजाब बना दिया गया। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही, डेवलप होती रही, जिस वजह से दोनों पार्टियों ने, पीटीआई ने भी और नून लीग और जो इस वक्त की इक़्तिदार वाली पार्टियां हैं, ये भी डे टू डे अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हो रही हैं। गवर्नर पंजाब को चाहते हुए भी वो तब्दील नहीं कर पा रहे, इसलिए वेट किया जा रहा है कि वो आईनी मुद्दत पूरी हो और उसके बाद भी अगर कोई और नया तनाज़ा या कोई और नया आईनी बहरान ना खड़ा हुआ तो फिर ये तब्दीली होगी और फिर नया गवर्नर बनेंगे। लेकिन अगर इस दौरान कोई और आईनी मुश्काफी निकल आई तो फिर उसको भी फेस करना पड़ेगा। सही। अच्छा, दूसरे मौजू की जानिब जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी इन दिनों काफ़ी मसरूफियात रही हैं। बिशाम में उन्होंने अवामी रब्ता मुहिम का भी आगाज़ किया, वहाँ भी उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। इसके साथ साथ जो नई इस मखलूत हुकूमत को मसाइल हैं तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर भी चलना है और उसके बाद आपको डिलीवर भी करना है, गवर्नेंस भी बेहतर करनी है। जिस तरह के बहरानों का सामना है, गंदम के बहरान का सामना है और इस हवाले से इक़दाम यकीनी बनाने होंगे कि ये बहरान ना आए। तो आप समझते हैं कि काफ़ी मुश्किलात हैं, कहीं ना कहीं जो तमाम जो नई मखलूत हुकूमत है वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि शायद हम गलती कर दी हमने तहरीक एतमाद के ऊपर, क्योंकि साबिका हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो अब इन्हीं को उठाना पड़ेगी और उसी की बुनियाद के ऊपर इनको आइंदा इलेक्शन में भी जाना है। जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, ये बहुत बड़े संगीन चैलेंजेस है इस वक्त और उनको फेस करना होगा हुकूमत ने। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत को इस सूरत हाल का इदराक नहीं था या एहसास नहीं था। जब ये लोग तहरीक अदम-ए-एतमाद ला रहे थे और इस हुकूमत की गुज़श्ता हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिश थे, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे लोग क्लियर थे, शहबाज शरीफ समेत सारे लोग क्लियर थे। उनको मुआशी सूरत हाल का भी अंदाजा था, पाकिस्तान की जो इस वक्त है महंगाई की सूरत हाल का भी अंदाजा था, खारजा पॉलिसी और खारजा अमूर के महाज पर जो चैलेंजेस हैं उनका भी अंदाजा था।
इन्होंने ये सब कुछ समझते हुए ये खुद ये फैसला किया तहरीक अदम एतमाद लाने का और रजीम को चेंज करने का फैसला किया और ये प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को ये अंदाजा था और बार बार उनके जो अरकान असम्बली हैं या अहम रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो और ख़ास तौर पर जो दूसरी इत्तेहादी पार्टी है वो इक़्तिदार का मज़ा तो लेंगी लेकिन कारकर्दगी का हिसाब जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही देना पड़ेगा। ये इनको इदराक था, ये किसी भूल में नहीं मारे गए, इनको पता था। और अब भी गुज़श्ता रोज जब हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी यही चीजें डिस्कस होती रही और यही सवालात हुए और प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा है इस बात का कि अवाम की भी उनके साथ तवक्कुआत हैं, अवाम भी चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर रिलीफ दें। जो अपोजिशन है इस वक्त की उसका भी बड़ा प्रेशर है, वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो जलसे जुलूस है इमरान खान साहब के उसमें भी वो टारगेट ज्यादातर मुस्लिम लीग नून को कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को उतना टारगेट नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो उनको ये अंदाजा है कि गालियां तो उन्हें पड़ रही हैं और पड़ती रहेंगी और कारकर्दगी का हिसाब भी उन्हें ही देना होगा, लेकिन जो इक़्तिदार है वो तो एंजॉय पीपल्स पार्टी भी कर रही है और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये बामरे मजबूरी हुआ है, ये खुशी से मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले पीडीएम में मुस्लिम लीग नून इस बात से इख्तलाफ करती रही कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए हुकूमत से, और उसके इस इख्तलाफ के वजह से ही पीडीएम टूट गई थी। मुस्लिम लीग नून इस बात पर रजामंद नहीं थी कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, बल्कि वो नए इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था। जी, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा था और बाद में भी पीपल्स पार्टी ने ही इनको तैयार किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो अज़्म एतमाद लाने का और गवर्नमेंट को चेंज करने का असल मुहर्रक था वो नवंबर में होने वाली तकर्री थी। ये नवंबर में होने वाली तकर्री के लिए ही सारा कुछ किया गया था और मुस्लिम लीग नून को ये बावर कराया गया था कि अगर इस वक्त तहरीक अज़्म एतमाद लाकर इमरान खान की हुकूमत को फारिग नहीं किया गया तो नवंबर में जो तकर्री होनी है वो इमरान खान साहब करेंगे और अपने पसंदीदा शख्सियत की करेंगे, और अगर उस शख्सियत की तकर्री हो गई इमरान खान साहब के हाथों तो फिर आने वाले इलेक्शन में भी वो असरअंदाज होंगे इलेक्शन पर, और फिर यूं समझिए कि फिर आप आने वाले 5 साल के लिए भी इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों के करीब भी नहीं जा पाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून को जब ये बात बावर कराई गई पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और दीगर जो कुव्वतें हैं उनकी तरफ से भी, तो फिर ये सारी मूवमेंट शुरू हुई और फिर ये सारा कुछ इस हवाले से इसलिए ये बोझ उठाना पड़ा कि इन्होंने ये फैसला किया कि अगर इस वक्त हुकूमत को तब्दील न किया गया तो फिर आने वाले जो इलेक्शन हैं वो भी मुनसफाना और न्यूट्रल होने के अमकानात कम होंगे। इसलिए ये सारे का सारा जो प्लान और ये सारे का सारा जो मंसूबा है वो आने वाले इलेक्शन को न्यूट्रल रखने के लिए, उसको मुनसफाना रखने के लिए और शफाफ रखने के लिए ये किया गया। इसलिए ये सब कुछ यूं समझिए कि बादल नखास्ता मुस्लिम लीग नून ने किया है और अब जाहिर है उसकी कीमत तो फिर उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो 1 साल और 3 माह की मुद्दत है, आईनी मुद्दत उनके पास, लेकिन अगर उनके इत्तेहादी और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इससे पहले इलेक्शन होने चाहिए तो पहले भी हो सकते हैं, लेकिन ये फैसला इत्तेहादी करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो इस दौरान में शॉर्ट टर्म इकदाम करेंगे, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाएंगे जिससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिले लोगों को, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो सिर्फ उसी सूरत बनाएंगे अगर इलेक्शन होता है और उसमें जीत कर वो दोबारा अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाएंगे और ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जिससे मईशत जो है पाकिस्तान की वो मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूत खड़ी हो। लेकिन फिलहाल उनके पास ना टाइम है और ना ही उनके पास, वो समझते हैं कि इस तरह का कोई सिंगल मैंडेट उनके पास है कि वो लॉन्ग टर्म मंसूबे तश्कील दे लें और इस 1 साल और 3 माह की मुद्दत के लिए, जबकि उनकी हुकूमत खड़े भी
बड़ी ही इत्तेहादियों के सहारे है और उसकी असेंबली में अक्सरियत भी बड़ी माइनर अक्सरियत है, 2-4 वोटों की अक्सरियत के साथ वो खड़ी है। तो इस सिचुएशन में वो ये समझते हैं कोई शॉर्ट टर्म मंसूबे ही बनाएंगे जिससे अवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ मिले और बाकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो आने वाले इलेक्शन में जीतने वाली हुकूमत पे छोड़ दी जाए। अच्छा साहब, तो मैं आपसे दो चीज़ें यहाँ पर जानना चाहता हूँ। आपने जो अभी सवाल का जवाब दिया उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, मैं उन्हीं में से आपकी बात को अख़ज़ करते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती थी, जैसा आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, पहले तरदीद की गई और उसी बुनियाद के ऊपर PDM भी टूट गई। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अगर मानी है तो ये अदराक, जैसा कि आपने कहा कि दीगर जो सियासी जमातें उन्होंने बावर करवाया कि नवंबर में ये मसाइल हो सकते हैं, ये अदराक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़कत सियासी जमातों ने ही करवाया, क्योंकि ये आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सभी जानते हैं कि बाप जिसके साथ खड़ा होता है तो उससे क्या मुराद ली जाती है, या मौजूदा MQM जिसके साथ खड़ी होती है तो फिर क्या मुराद ली जाती है। और इसी बयानियों को लेकर फिर खान साहब भी अपने जलसों में कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर भी होता है। तो आप समझते हैं कि फ़कत सियासी जमातों का ही मामला था या कहीं और से भी ये बावर करवाया गया था कि हरकत करनी पड़ेगी वरना आप ही के लिए मसाइल होंगे। साथ में ये इस बात का भी जवाब दे दें, मईशत के हवाले से भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मिफ्ता इस्माइल साहब तनकीद करते रहे इमरान खान की पॉलिसीज़ के ऊपर माशी हवाले से कि पेट्रोलियम मसनूआत इससे भी कम होनी चाहिए, बिजली की कीमतें इससे भी कम होनी चाहिए। अब वही आकर कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जानबूझकर कम की गई है, हम खसारे में जा रहे हैं, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, जान के नहीं बढ़ाई गई हैं, नई आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया गया है। अब इन्होंने सबक सीख लिया है कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी है तमाम सियासी जमातों ने। आपके सवाल का जो पहला पहलू है रजा साहब, उसमें तो ये है कि पाकिस्तान में जब से कम से कम हमने ये होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो आज़ाद तौर पे अपना काम कर रही है और फितरी तौर पर सियासी मामला आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखने में नहीं आया। यहाँ पे सियासी इंजीनियरिंग किसी न किसी शक्ल में होती रही है और हो रही है। अभी तक भी आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम खुदकार तरीके से काम कर रहा है और ये सियासी मामला सियासी कुव्वतों के हाथ में ही हैं, ये वसूख से नहीं कहा जा सकता। इस वक्त भी जो तहरीक अदम एतमाद है इस को लाने में जिन सियासी कुव्वतों ने भी अगर तैयार किया मुस्लिम लीग नून को और उनको ये बावर करवाया, तो उन सियासी कुव्वतों ने भी कहीं से इशारा मिलने की बुनियाद पर ही ये मूव शुरू की। आप जानते हैं आसफ अली जरदारी साहब बड़ी स्मार्ट मूव करते हैं, वो कभी भी वो गीली जगह पे पाँव नहीं रखते। तो उन्होंने ये सारी मूव शुरू की और फिर क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो पहले से ही ये शिकवा था और वो उनकी तो एक मूव चल रही थी बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं था, वो उन कुव्वतों के खिलाफ ही था जिनको वो समझती थी कि ये सियासी मामलात में इंजीनियरिंग करते हैं। बल्कि बड़े ब्लंटली मुस्लिम लीग नून के तो जलसों में बाद जर्नलों के नाम लेकर उनके बारे में कहा गया कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून है वो तो इन हाउस तब्दीली की तरफ किसी सूरत आ ही नहीं रही थी। लेकिन जब उन कुव्वतों ने भी तहरीक इंसाफ के साथ मामला उनके अपने बिगड़ गए और उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर उनकी हमायत सरपरस्ती के बावजूद उनकी मर्जी के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया और उनके मामला खराब हुए, तो फिर उन कुव्वतों की तरफ से भी वाज़े तौर पर ये इशारे मिलने शुरू हो गए कि अब हमने सरपरस्ती छोड़ दी है, अब आपने जो फैसला करना है खुद करें। तो जो तहरीक इंसाफ आई ही सरपरस्ती के नतीजे में थी और एक सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में ही इक़्तिदार में आई थी, तो जब उससे सियासी जब उससे बिसाखियां हटा ली गई तो ऑटोमेटिकली उसने गिरना ही था। आपने खुद इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो DGISI को तब्दील नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से तब्दील नहीं करना चाह रहे थे कि अपोजिशन उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने वाली थी और उनको ये पता था इस बात का। तो इसका मतलब ये है कि वो DGISI को यूज कर रहे थे सियासी इंजीनियरिंग के लिए और वो कॉन्फिडेंट थे कि अगर ये रहेंगे DGISI तो मेरी हुकूमत रहेगी और अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये इमरान खान साहब को भी इस बात का यकीन था। तो ये सारे मामला जब वहां पे गड़बड़ हुई तो फिर वहां से इशारे मिले पीपल्स पार्टी को
और दीगर सियासी कुव्वतों को कि अब वो कुव्वतें जो हैं वो न्यूट्रल हो गई हैं। अब उनको उनकी हमायत उस तरह से इमरान खान साहब को हासिल नहीं रही है, लिहाजा अब आप जो मूव करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। तो इससे पहले आप देखें कि जब भी अदम एतमाद हुई तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जिसके साथ खड़ी हुई उसी की जीत हुई, चाहे वो इमरान खान साहब का मामला हो एतमाद का वोट लेने का। तो एतमाद का वोट इसी इमरान खान साहब ने लिया इसी पार्लियामान से, लेकिन जब उनकी हमायत पीछे हट गई, खत्म हो गई या कम पड़ गई, तो फिर उस सूरत में ये सारी सियासी कुव्वतें मुतहर्रिक हुई और फिर उन्होंने वो तब्दीली ला के दिखा दी। तो इसीलिए इमरान खान साहब को भी शिकवा यही है कि वो न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। तो वो अपने जलसों में भी इसी बात का ऐलान कर रहे हैं और इसी बात के बारे में बार बार कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल उनको नहीं होना चाहिए था, उनको बकौल उनके हक का और सच का साथ देना चाहिए था, और हक और सच उनके बकौल वही है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो ये तो सारी सूरत हाल थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने आज खुद फैसला नहीं किया, अगरचे कहती यही है पॉलिटिकल पार्टीज कि उन्होंने आज खुद फैसला किया है, लेकिन ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और ये एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद बाकायदा इशारे मिले, बाकायदा काशन मिले कि अब आप जो भी मूव सियासी मूव चलाएंगे हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, आप अपने तौर पर जिसको साथ मिलाना चाहें मिलाएं, जिसको नहीं मिलाना चाहें ना मिलाएं। फिर देखिए एमक्यूएम भी साथ मिल गई, पाप पार्टी भी साथ मिल गई, चौधरी परवेज इलाही साहब भी मिल गए थे, वो तो बाद में कहीं और से उनको कोई गलत सिग्नल मिल गया शायद जिसको वो असेस नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से वो ट्रबल में चले गए और सियासी तन्हाई का शिकार हो गए। खुद उनके बड़े भाई जो हैं उन्होंने गालबन सिग्नल को ठीक समझा और वो इस वक्त वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, चौधरी शुजात के बेटे और तारक बशीर चीमा साहब। तो मेरा ख्याल कि परवेज इलाही साहब को सिग्नल कंसीव करने में प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी। दूसरी जो बात आपने मईशत के हवाले से की, मईशत के हवाले से यही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने जब ऑपोजिशन लीडर थे तो पहले दिन ही हुकूमत को मिसाक मईशत की ऑफर की थी इमरान खान साहब को, लेकिन उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इमरान खान साहब ने पॉलिसी मैटर के तौर पर ऑपोजिशन से बात करना गवारा नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से बात क्यों करूं जो चोर हैं, डाकू हैं और लुटेरे हैं, तो इसलिए वो इस सारे का सारा टर्न्योर इस मईशत पे तो कोई बात नहीं हो सकी। अब अलबत्ता जो है जो शहबाज शरीफ साहब है उनका ख्याल ये है कि वो तमाम कुव्वतों को दावत देंगे। कल भी इस मामले में जब बात हुई थी तो उनका नुक्ता नजर यही था कि वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत देते हैं जो हुकूमत में शामिल हैं कि वो मईशत के हवाले से हुकूमत की रहनुमाई करें और हुकूमत को फैसिलिटेट करें ताकि हम आम आदमी की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसीज बना सकें। और इस ज़मन में उनका ये भी कहना था कि वो पीटीआई को भी दावत देंगे, तहरीक इंसाफ को भी दावत देंगे कि वो भी अपना इनपुट दें, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगरचे इस बात का इम्कान कम है कि वो उनकी दावत को कबूल करें और जिस तरह का सियासी रवैया इस वक्त देखने में आ रहा है उससे लगता भी यही है कि पीटीआई उनकी दावत शायद कबूल ना करे। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि मईशत जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से जितनी ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट उसे मिल सके वो हासिल करने की कोशिश करेगी। रही बात कि जब ये ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, दीगर चीजें सस्ती होनी चाहिए, तो आज जो ऑपोजिशन है वो भी यही कह रही है। ऑपोजिशन का काम तो यही होता है कि वो हुकूमत पे तनकीद करती रहे और जो अवाम की डिमांड है वो उसके सामने रखती रहे। उस वक्त की ऑपोजिशन जो थी उसने भी अपना रोल अदा किया, वो ये कहते थे कि महंगाई कम होनी चाहिए, आज की ऑपोजिशन भी यही कह रही है। लेकिन साथ जो जमीनी हकायक हैं वो इसी तरह के हैं, जो मईशतदान है वो भी ये समझ रहे हैं कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त क्योंकि हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक पॉलिटिकल बहरान का सामना था और वो एक तरह से चैलेंज में थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर इस मौका पर हम कीमतें भी साथ बढ़ा देंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा, ऊपर से ऑपोजिशन भी भरपूर फॉर्म में है, एस्टेब्लिशमेंट से भी नाराजगी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त इस मामले को इल्तवा में रखने की कोशिश की और कीमतें नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से एक भारी सब्सिडी देना पड़ी। अब जब उनकी हुकूमत फारग होगी तो नए आने वाली हुकूमत, चूंकि आलमी मालियाती फंड के साथ मुआहदे भी हैं,
उनके साथ भी ये मामला थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, ये तय था। लेकिन वो चूंकि डिले की गई तो अब इनको बढ़ानी पड़ रही है। अब अगर ये बढ़ाते हैं तो फिर अवामी रद्द अमल सामने आता है, जिसका इनको भी खौफ है। लिहाजा ये इस कश्मकश में भी हैं और कीमतें फिलहाल तो इन्होंने भी बरकरार रखी हुई हैं और हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए। अच्छा हनीफ साहब, सऊदी वक्त अरेबिया वक्त से बिल्कुल मिल कम जाए, है, कहीं और मैं से मिल वक्त जाए। बिल्कुल कम है, मैं आखिरी मौजू की जारी बढ़ना चाहता हूँ। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जलसे कर रहे हैं और जिस तरह का मोमेंटम वो बना रहे हैं अवाम के अंदर, और उस बयानी को जिसको वो लेकर चल रहे हैं, इदारों की जानिब से बार बार भी कहा गया है कि ऐसा कुछ है नहीं है जिस बयानी को वो लेकर चल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका वो बयानिया अवाम में काफ़ी हद तक सिरायत भी कर चुका है, मकबूल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत पीछे चली गई है, तो बयानिया तो बड़ा मकबूल हो गया है। इलेक्शन मोड में जाते हुए तो मुकम्मल तौर पर नज़र भी आ रहे हैं, मुतालबा भी उनका यही है, इस्लामाबाद आने की भी कॉल दे रखी है उन्होंने। तो मसाइल हैं इस नई मखलूत हुकूमत के लिए, बयानिया कामयाब हो गया है और इसी बयानिए के ऊपर ही वोट पड़ने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी, वोट तो पड़ेंगे अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो फिलहाल तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, और अगर ये एक आईनी मुद्दत पूरी करते हैं 1 साल 3 माह की और उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर पाकिस्तान में हालात तब्दील होते देर नहीं लगती। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से फारिग किया गया था तो उन्होंने भी मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो की जब मुहिम चलाई थी और बड़े बड़े जलसे किए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और इसी तरह की बयानियां उन्होंने भी डेवलप किया था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और एक भरपूर तरीके से एक मुहिम चलाई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो बैन हो गए थे, मीडिया पे उनकी तकरीरें बैन हो गई, मरियम नवाज की तकरीरें बैन हो गई और वो बड़े बड़े जलसे भी कहीं फिर आपको नजर नहीं आए। तो इमरान खान साहब को अभी तक जो फ्री हैंड मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये इसी तरह इनको मिला रहेगा। कल की जो DGIS-PR की प्रेस रिलीज है वो बड़े वाज़े इशारे कर रही है और बार बार मुतनब्बे कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को और पाक फौज को सियासी मामलात में, डर्टी मामलात में न घसीटा जाए और ऐसी बगैर तस्दीक के इल्जामात न लगाए जाएं जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो ये वाज़े इशारा कर रही है कि अगर उन्होंने अपनी ट्यून चेंज ना की, अगर उन्होंने इसी तरह जो है इदारों के खिलाफ कैंपेन जारी रखी तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि इमरान खान साहब भी बैन हो सकते हैं, उनकी तकरीरें भी बैन हो सकती हैं और उनका जो बयानिया है वो उसी वक्त ही कारगर साबित होगा जब मीडिया उनको भरपूर तरीके से जिस तरह दिखा रहा है इस तरह दिखाता जाएगा और उनकी कैंपेन चलती रहेगी। लेकिन अगर मीडिया पे ही वो बैन हो जाते हैं तो फिर क्या ये बयानिया इसी तरह पॉपुलर रहेगा और इसी तरह वो क्राउड पुल कर सकेंगे, ये एक सवालिया निशान होगा। और फिर अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो लॉन्ग मार्च पहले भी बड़े लोगों ने किए, मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया लेकिन वो हुकूमत तब्दील नहीं कर सके थे। खुद इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया लेकिन हुकूमत तब्दील नहीं कर सके थे। तो अब उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिगी आ जाएगी कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर लेंगे या धरना दे देंगे तो हुकूमत तब्दील कर लेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जलसे करना और एक पॉपुलर किस्म का बयानिया दे देना और वक्त वाह हासिल कर लेना ये एक और चीज है। और ठीक है, इलेक्शन में कामयाबी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।